अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें से हम ये फाइंड देखेंगे कि प्रीवियस हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन किस तरह से की जाती थी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और अब प्रेजेंट एरा और इन फ्यूचर में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है वो किस तरह होती है और होगी। बेसिकली जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की मैं बात करूँ हिस्ट्री में, वो की जाती थी लॉजिकल गेट्स के ज़रिए से, जिसमें हम लोग अपने जो स्विचेस थे, कनेक्शंस थे, वो सीरीज़ में, पैरेलल में, इंटरलॉकिंग सिस्टम्स में किया करते थे, और बहुत सारी डिफरेंट वायरिंग्स होती थी, कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, काफ़ी एक्सपेंसिव थी, और बहुत बड़ा सेटअप होता था कंट्रोल पैनल का, जिसमें नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए हमें थी काफ़ी सारी जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ती थी। अगर कोई मेंटेनेंस का इशू आ जाता था तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी उसको ट्रबल शूट करने में। कोई चीज़ सिस्टम में ऐड ऑन करनी है तो उसके लिए एग्जिस्टिंग वायरिंग को समझना, उसकी तमाम पेचीदगियों को साथ लेते हुए, ट्रेस करते हुए उसमें नई चीज़ को ऐड करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन आफ्टर द एडवेंट ऑफ PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, आई थिंक इन 1960s 1970s, तो ये पॉसिबल हुआ कि हम तमाम जो डिवाइसेस जो है ना वो एक्स्ट्रा जो है हमारी डिवाइसेस कम हो गई, एक्स्ट्रा वायरिंग हमारी कम हो गई, जस्ट हमारे पास सिर्फ सेंसर्स की वायरिंग्स रह गई और अपने कंट्रोलर से जो आउटपुट की वायरिंग्स थी वो रह गई। तो बहुत सारे जो ऑपरेशंस थे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, कंपैरेटर्स हो गए, टाइमर्स हो गए, काउंटर्स हो गए, और जो है पल्सेस हो गई, पल्स काउंट करना, टाइम ऑन डिले टाइमर्स, ऑफ डिले टाइमर्स, ये तमाम फंक्शंस जो है ना वो PID फंक्शंस जो हैं वो PLC के अंदर आ गए। ठीक है, तो अब PLCs के बाद एक बड़ा जो रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर, तो उसके हवाले से हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो जो लॉजिकल गेट्स हम प्रैक्टिकली जो है बनाते थे वो हम अभी भी आपको एक डेमो बना के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, और आपको मैं स्कीमेटिक डायग्राम्स के ज़रिए से कोशिश करूँगा फ़िलहाल स्क्रीन पे एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह लॉजिकल गेट्स बनाए जाते हैं। वो लॉजिकल गेट्स जो है ना फिर हम PLCs के अंदर जो है ना लॉजिक्स के अंदर क्रिएट करेंगे, उसकी भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी। और फर्दर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि हमारे पास PLCs जो है वो डिवाइस का जो साइज़ होता है उसके एतबार से 3 कैटेगरीज़ हैं कनेक्शंस के एतबार से। एक हमारी माइक्रोलॉजिक्स PLCs हैं, कॉम्पैक्ट साइज़ PLCs, जिसमें हमारे पास बिल्ट इन जो है ना इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स DIUs होते हैं, AIUs होते हैं। फिर आपने सीमेंस की जो PLCs देखी हुई और ABB की PLCs भी देखी होंगी, SM1500, जिसमें हमारे पास जो प्रोसेसर है PLC का वो एक अलग मॉड्यूल है, और हमारे पास DIO डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स अलग हैं, और एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स अलग हैं। वो बिल्ट इन नहीं PLC के अंदर सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, इस तरह एक अलमारी होती है, आपने बकेट कबर्ड देखे होंगे, इस तरह से उसका डिज़ाइन होता है। तो राइट, उनको पावर सप्लाई देने के लिए एक अलग से पावर सप्लाई हमारे पास होती है। तो वो हमारे पास लार्ज साइज़ PLC होती है, कॉम्पैक्ट साइज़ PLC होती हैं। तो इनकी सिलेक्शन जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट्स कितने हैं प्रोसेस के अंदर, राइट। अगर इनपुट्स एंड आउटपुट्स हमारे ज़्यादा हैं प्रोसेस में तो हम जो है ना मॉड्यूल टाइप PLCs की तरफ चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए। और अगर हमारे पास सिंपल प्रोसेसेस हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं, कोई मशीन हो गई सिंपल, ठीक है, कोई कन्वेयर हो गई, तो उसके लिए हम जो है ना वो कॉम्पैक्ट साइज़ PLCs की तरफ जाते हैं, राइट। तो इसके बाद मैं आपसे क्या डिस्कस जो है वो करना चाहता हूँ कि एक बड़ा कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में आएगा जब आप लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की फील्ड में जाएंगे, और DCS और स्काडा के बारे में आप जो है ना वो मालूमात लेना चाहेंगे, नॉलेज लेना चाहेंगे यूट्यूब से, गूगल से, तो मे बी यू विल कन्फ्यूज़। आप लोग डिफ्रेंशिएट करना आप लोगों के बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि DCS और स्काडा को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। एक सिंपल से मैं आपको जो है ना अभी फ़िलहाल बता देता हूँ, बाद में तो आपको मैं स्कीमेटिक तरीके से पिक्चर वाइज जो है ना वो प्रेजेंटेशन के साथ बताऊँगा कि स्काडा का
जो मीनिंग है वो है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, राइट। और डीसीएस है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड नाम से जाहिर है, मिसाल के तौर पे एक प्लांट है, उसके 5 डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में एक प्रोसेस रन हो रहा है, एक ऑपरेशन हो रहा है। अगर आप तमाम डिपार्टमेंट्स के इन्हीं 5 ऑपरेशंस को आप एक पीएलसी से कंट्रोल कर सकते हैं, वो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नहीं है, डीआईओज इनपुट आउटपुट ज़्यादा नहीं है, तो आप एक ही पीएलसी से तमाम ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारा कहलाएगा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हमारे पास सिर्फ सिंगल पीएलसी होती है, राइट। और इसे जो है हम कनेक्ट कर देते हैं एक एचएमआई से अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम हो गया। और जो हमने इसमें अपना डेस्कटॉप सिस्टम रखा हुआ है, एक मॉनिटरिंग स्क्रीन रखी हुई है, इसे हम कहते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, स्काडा, राइट। अच्छा, तो स्काडा का ताल्लुक एक पीएलसी और मल्टीपल पीएलसी से नहीं है। स्काडा का ताल्लुक है आपके पास एक डेटा एक्विजिशन के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल है, दूर से बैठ के आप जो है मॉनिटर से अपने प्रोसेस को देख रहे हैं, चाहे पीएलसी एक हो या मल्टीपल, इससे आपका ताल्लुक नहीं है। अब बात करते हैं डीसीएस की, कि अगर आपके ऑपरेशंस जो है बहुत ज़्यादा हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, इनपुट आउटपुट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके फील्ड डिवाइसेस सेंसर्स ज़्यादा हैं, तो आप जो है ना उनको अलग अलग पीएलसीज पे आपने अपने ऑपरेशन टास्क को डिवाइड कर दिया कि ये जो पोर्शन ऑफ द ऑपरेशन है ये पीएलसी 1 जो है उसको कंट्रोल करेगी। सेकंड जो आपने कुछ टास्क से उनका ग्रुप बनाया, उनकी लॉजिक डिज़ाइन की, आपने वो सेकंड पीएलसी से कनेक्ट कर दिए। तीसरे ऑपरेशन डिपार्टमेंट को तीसरी पीएलसी से, चौथे को चौथी पीएलसी से, और 5वें ऑपरेशन डिपार्टमेंट को आपने 5th पीएलसी से कनेक्ट कर दिया। बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस होता है उसको सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीपल पीएलसी के ऊपर उसका कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट करके, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अगर वहाँ भी हमारे पास जो है ना वो ये क्या होता है कि पाँचों पीएलसी के ऑपरेशंस एक सिंगल स्क्रीन पे हम डिस्प्ले करके मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो भी स्काडा है। अगर सिंगल पीएलसी है तो वो भी स्काडा है। डीसीएस क्यों कहा जा रहा है, कि डीसीएस कहा जा रहा है कि हमने ऑपरेशंस और प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट कंट्रोलर्स और पीएलसीज के ऊपर, तो वो डीसीएस कहलाएगा। और डीसीएस का अपोजिट जो है वो सिंगल पीएलसी पे अगर हम तमाम प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम्स की आप लोग पिक्चर्स देखेंगे, उसमें सिंगल पीएलसी के ऊपर एक एचएमआई डेस्कटॉप आपको बना के दिखाया है और कहेंगे कि ये स्काडा है, तो बेसिकली वहाँ पे जो मॉनिटरिंग की स्क्रीन है वो एक ही स्क्रीन है। इसी तरह से अगर डीसीएस मल्टीपल पीएलसीज लगी हुई हों और उन तमाम पीएलसीज को आप एक स्क्रीन से मॉनिटर करें, तो वो जो सिंगल स्क्रीन है वो स्काडा है। अब होता क्या है कि इंडस्ट्रीज़ में मल्टीपल पीएलसीज हैं और मल्टीपल डेस्कटॉप से कनेक्टेड हैं अलग अलग, तो वो हमारा डीसीएस कहलाएगा, कि आप जो है हर पीएलसी का अपना एक एचएमआई है, उससे उसको मॉनिटर किया जा रहा है, वहाँ तक तो ये डीसीएस कहलाएगा। क्योंकि उसके बाद फिर आप देखेंगे कुछ पिक्चर्स में कि डिफरेंट पीएलसी मॉड्यूल्स हैं 4 से 5, उनके ऊपर 4 से 5 उनके एचएमआई डेस्कटॉप मॉनिटर्स हैं, ठीक है। वहाँ तक तो डीसीएस लिखा नज़र आएगा, लेकिन उसके ऊपर भी एक मॉनिटर होगा सिंगल, जो कि तमाम पांचों एचएमआई स्क्रीन्स को एक सिंगल स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा होगा, वो होगा स्काडा आपका। डीसीएस नीचे होगा, उसके ऊपर स्काडा आपकी सिंगल मॉनिटरिंग स्क्रीन होगी। इस तरह ये अगर आपका सिंगल पीएलसी में आपको नज़र आएगा तो वहाँ भी ये स्काडा के रहेगा। तो हमें समझना ये है कि डीसीएस और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम को समझना है, ठीक है। वो बेसिकली एक जो ना डिफ्रेंशिएट है, हमारे डिफरेंशिएबल भी है, और कन्फ्यूजन भी आपकी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर पीएलसी से जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, तमाम सेंसर्स हैं, और आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी हैं वो सब हमारे एक्चुएटर्स हैं, राइट। इनपुट डिवाइसेस तमाम सेंसर्स जिससे हम डेटा पीएलसी को ट्रांसफ़र करते हैं, वो तमाम सेंसर्स हमारे पास 2 तरह के अवेलेबल होते हैं, कि डिजिटल और एक एनालॉग।
ये सिग्नल की बेसिस पे सेंसर्स को कैटेगराइज किया गया है, राइट। अब डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास 0 1, अगर सिग्नल नहीं है तो 0, अगर सिग्नल अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है हमारे सेंसर के सामने, टारगेट अवेलेबल है, टारगेट प्रेजेंट है, तो सिग्नल 1 हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, वो एनालॉग डेटा सिग्नल होते हैं, कंटिन्यूस डेटा होता है। वो हमारे पास करंट की फॉर्म में भी होता है और वोल्टेज की फॉर्म में भी कुछ सेंसर्स जो हैं वो डेटा देते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो है ना फील्ड में सिनेरियो क्या है। हमारे पास जो वोल्टेज आउटपुट टाइप एनालॉग सेंसर्स हैं वो वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर्स और सेंसर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है ना 50 मीटर से कम हो, यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस हो, क्योंकि यू नो दैट वोल्टेज ड्रॉप अलोंग द लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो अलोंग द लॉन्ग डिस्टेंस जो वायरिंग हुई हुई होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, सिग्नल ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और रीडिंग में एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, तो इसलिए हम वहाँ पे हम करंट टाइप आउटपुट एनालॉग सेंसर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो करंट टाइप में भी हमारे पास जो है ना वो एक 0 to 20 मिली एम्पेयर और एक 4 to 20 मिली एम्पेयर। 0 to 20 मिली एम्पेयर इन पास्ट हिस्ट्री में सेंसर्स लगाए जाते थे, लेकिन उसका लॉस एक्सीडेंट्स बड़े बड़े देखे गए कि कंट्रोल रूम में जब आपका बॉयलर का जो प्रेशर है वो आपकी सेट लिमिट, जो लो लिमिट है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट से नीचे प्रेशर है तो उसका सिग्नल क्या होगा, ज़ीरो होगा कंट्रोल रूम में डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर। अगर वायर ब्रेक हो गई सेंटर में, किसी जगह से ट्रांसमिशन ब्रेक हो गई, तो तब भी आपको क्या नज़र आएगा, ज़ीरो। लेकिन क्या पता है कि बॉयलर में जो है ना प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका हो, अपर लिमिट तक पहुंच गया हो, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो क्या होता था कि बॉयलर्स ब्लास्ट होते थे, प्लांट्स फेल हो जाते थे, बड़े बड़े ब्रेकडाउन्स होते थे, कैजुअल्टीज़ होती थी, गवर्नमेंटल पेनल्टीज़ लगती थी, तो बिज़नेस को बहुत नुकसान पहुंचता था। तो फिर लिहाजा 4 to 20 मिली एम्पेयर जो है ना वो सिग्नल डिसाइड किया गया इन तमाम लॉसेस से बचने के लिए, कि जब हमारा जो प्रोसेस डेटा है, जो वैल्यू है, वो अगर लोअर लिमिट से नीचे है तो मिनिमम आपको जो स्क्रीन पे वैल्यू शो होगी वो 4 मिली एम्पेयर, और अगर ट्रांसमिशन लाइन ब्रेक हो गई तो वो ज़ीरो नज़र आएगी फ़ौरन। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी लाइन ब्रेक हो चुकी है, लिहाजा हमारे पास तो 4 शो होना चाहिए था, 4 नहीं बल्कि 0 आ रहा है। तो फिर आप जो है ना उस पर मेंटेनेंस के एक्शंस लेते हैं, जाके बॉयलर को स्टॉप करते हैं इमरजेंसी में, और वॉट एवर आपकी जो फर्दर सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो आप टेक करते हैं उसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है कि वोल्टेज में भी हमारे पास टाइप्स होती है सेंसर के आउटपुट की, एनालॉग के अंदर 0 to 5 वोल्ट होते हैं, 0 to 10 वोल्ट होते हैं, 5 to 15 वोल्ट होते हैं हमारे पास। तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, वही आपको ख्याल रखना होगा 0 और 5 वाले में, कि अगर आपका बॉयलर है या कोई ऐसा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको वहाँ पे केयर करनी है, आपने जो है ना वो मिनिमम 5 मैक्सिमम 15 20 रखना है वोल्टेज के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एनालॉग डिजिटल सेंसर्स के अंदर भी फर्दर कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन वायरिंग कनेक्शंस। हमारे पास डिजिटल सेंसर्स के अंदर 2 वायर आते हैं, 3 वायर भी आते हैं, 4 वायर भी आते हैं, राइट, 5 वायर सेंसर्स भी आते हैं। आगे हम चल के देखेंगे कि इनके कनेक्शंस कैसे होते हैं और इनका क्या क्या पर्पस होता है, क्या बेनिफिट हमें मिल रहे होते हैं वायरिंग के ज़्यादा होने से। मैं आपको यहाँ बता चलूँ एक बात कि अगर आपके पास डीसी वोल्टेज आउटपुट टाइप डिजिटल सेंसर है, तो उसके चाहे वो 2 वायर हो, 3 वायर हो, 4 वायर, 5 वायर हो, तो वायरिंग की इंक्रीज़ होने से बेसिकली इनकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होती है। इसी तरह से जो डिजिटल सेंसर में हमारे पास जो है ना एक सेंसर आता है जो कि आपको जो आउटपुट डिजिटल सिग्नल देता है वो 220 वोल्ट एसी, यानी आपके जो लाइन में जो सिग्नल आ रहा है मेन लाइन के अंदर जो वोल्टेज आ रहा है वो उसी को सिग्नल में ट्रांसफ़र कर रहा है। सही है।
तो वो हमेशा आपके 2 वायर ही होंगे, उसमें कोई 3 वायर 4 वायर की कहानी नहीं होगी, ठीक है। और फिर हम ये भी इंशाल्लाह देखेंगे कि हम इन सेंसर्स को टेस्ट कैसे करते हैं या कनेक्शन फील्ड में कैसे करते हैं। हम एक रिले को ऑपरेट करके दिखाएंगे। हम जो है एक लोड के ज़रिए से सेंसर को टेस्ट करते हैं। ये नहीं कि आपने सेंसर की 2 वायर हैं एसी में, तो आपने एक को लाइन से कनेक्ट कर दिया, एक को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, तो वो सेंसर बर्स्ट हो जाएगा। वो प्लस माइनस की डिवाइस नहीं है, अंदर एक बेसिकली स्विच होता है। वो स्विच ऑन होता है, वो लाइन वाली लाइन में दोबारा जाएगी, तो वो शॉर्ट सर्किट से वो फॉल्ट आ जाएगा, सेंसर ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, हादसा हो जाएगा। तो हमने सेफ्टी को भी देखना है कि हमने चीज़ों को कैसे टेस्ट करना है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि एनालॉग सेंसर्स में हमारे पास 2 वायर थर्मोकपल में आपको मिल जाएंगे, इस तरह से आपको 3 वायर भी मिलेंगे और आपको 4 वायर भी मिलेंगे। इनकी वायरिंग कैसी होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आउटपुट में आपके पास तमाम एक्चुएटर्स बेसिकली आपके कोई भी मूव होने वाली डिवाइस, वॉल्व्स हो गए, मोटर्स हो गई, और आपके जो है अलग अलग पंप्स हो गए, और बेसिकली आप जो भी किसी भी ऑपरेशन को, किसी टास्क को एक्चुएट करते हैं आउटपुट पे सिग्नल देके, आपके से लैम्प्स हो गए, ठीक है, वो भी क्लिक ऑन होते हैं। और इस तरह से स्टैटिक भी मिलेंगे आपको, डायनेमिक भी मिलेंगे तमाम एक्चुएटर्स, ठीक है, वो सब कंट्रोलर होते हैं। अच्छा, वॉल्व जो आउटपुट पे कंट्रोल होते हैं, तो बेसिकली कभी फुल वॉल्व आपने ऑन करना है कंडीशन के रिस्पेक्ट से, कभी 80% ऑन करना है, 50% ऑन करना है, फील्ड के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को किसी भी लाइन के अंदर, तो वो आपके एनालॉग कंट्रोल्स कहलाते हैं। लेकिन जब मैं आउटपुट में बात करता हूँ लैम्प की, तो वो डिजिटल आउटपुट कहलाते हैं, जस्ट ऑन होंगे या ऑफ होंगे। शटर्स आउटपुट पे अगर किसी मशीन में लगे हैं तो वो जस्ट ऑन होंगे या ऑफ होंगे। ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि हमारा आउटपुट, हमने डिजिटल आउटपुट जो है उसके हिसाब से पीएलसी की प्रोग्रामिंग करनी है, एनालॉग आउटपुट के हिसाब से पीएलसी की प्रोग्रामिंग करनी है। इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर डिटेल में। ये बेसिकली ओवरव्यू आपकी क्लास। अच्छा, फिर हम एक बड़े ब्रांड जो कोरिया का ब्रांड है ऑटोनिक्स, उसको स्पेशली हम फोकस में रखेंगे, क्योंकि उसकी जो है ना वो काफ़ी डिवाइसेस आपको मिलेंगी। इंटरनेशनल ब्रांड है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में आपको ना क्वालिटी चाहिए और आपको जो है ना एक्यूरेसी चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, तो फिर हम जो है ना बड़े ब्रांड्स की तरफ जाते हैं, हम लोकल सेंसर्स की तरफ नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि हमें 24 घंटे प्रोसेस को मॉनिटर करवाना है एक सेंसर्स के ज़रिए से डेटा चाहिए, तो उसके ऊपर हार्शिंग जो इन्वायरमेंट्स होते हैं वो भी आते हैं, तो हम उसकी आईपी क्लास देखते हैं। तो आईपी क्लास क्या होती है, प्रोडक्शन क्लास होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए, तो उसके क्या कोड्स होते हैं, क्या मीन, इन सबको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम ऑटोनिक्स में हमारे पास जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स हैं। ये टाइप्स बता रहा हूँ मैं आपको डिजिटल सेंसर्स की। फाइबर ऑप्टिक सेंसर हो गए, इसी तरह से आपके पास जो है अल्लाह आपका भला करे BUP सेंसर्स होते हैं, यू टाइप सेंसर होते हैं, फोटो माइक्रो सेंसर्स होते हैं। और आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स है उसमें भी फर्दर आपके पास 3 टाइप्स होती हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव होता है, रेट्रो रिफ्लेक्टिव होता है, और इस तरह से थ्रो बीम सेंसर्स हो गए। ये उसकी तीनों कैटेगरीज आ गई। और आपको ये जो है ना वो सिलेंड्रिकल शेप में मिल जाएंगे, रेक्टेंगुलर शेप में मिल जाएंगे। इनकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑटोनिक्स ब्रांड में जाएंगे, उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, कैसे वेबसाइट से हम किसी भी सेंसर को सिलेक्ट करते हैं अपनी नीड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ये सीखेंगे। और हर सेंसर्स के क्या फ़ीचर्स हैं, क्या डिफ्रेंशिएट है, उनके कैटलॉग्स को कैसे पढ़ा जाता है, उनकी जो है ना माउंटिंग की टाइप्स, माउंटिंग की इंस्टॉलेशन मेथड इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन सा सेंसर किस इंडस्ट्री में, किस एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रहा है, ये भी देखा जाएगा, ठीक है। हमें देखना होता है कि हमारे प्रोसेस में अगर हमारे पास वाटर के जो है ना स्प्रे बहुत वहाँ ज़्यादा है, पानी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस हिसाब से हम अलग सेंसर सेलेक्ट करते हैं और अलग उसकी आईपी इंडस्ट्रियल क्लास होती है प्रोडक्शन की, ठीक है। हर सेंसर हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। और फिर हम वहाँ पे ऑटोनिक्स के अंदर एक चीज़ और है, टेम्परेचर कंट्रोलर्स।
कंट्रोलर्स डिवाइसेस हैं वहाँ पर हमारे पास, जिसमें हमारे पास काउंटर्स, पल्स मीटर्स, टेम्परेचर कंट्रोलर्स। अच्छा, मोस्टली जो ऑपरेशंस हैं ना टेम्परेचर कंट्रोल के, काउंटर, पल्स मीटर्स के, ये सब पीएलसी में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जो एडवांस ऑटोमेशंस हैं, रोबोटिक्स हैं और बहुत सी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहे हैं, हर जगह पीएलसी जो है ना छोटे मोटे प्रोसेस के लिए फिट नहीं होती है। और मशीनों में हर जगह पीएलसीज ना हम लोग यूज़ नहीं करते, एक्सपेंसिव डिवाइस है। दो चार ऑपरेशन होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम अपने कंट्रोलर्स, छोटे छोटे टेम्परेचर कंट्रोलर्स आ गए, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ कंट्रोल टेम्परेचर की कंट्रोल करने की नीड होती है और कोई दो चार आउटपुट या दो आउटपुट कंट्रोल करने हैं, और हमने उससे फीडबैक लेके जो है वो किसी पीएलसी को प्रोवाइड करना है, अलग से पीएलसी प्रोग्राम करके दोबारा लगाना मुश्किल हो जाएगा, या एग्जिस्टिंग पीएलसी को जो है ना वो पूरे प्रोग्राम को चेंज करना, दो चार इनपुट्स मज़ीद ऐड करने के लिए टेम्परेचर के हवाले से, तो ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। काफ़ी सी कॉस्ट आती है, डिज़ाइनर जो होता है उसकी अलग फ़ीस होती है, फिर जो इंस्टॉल करने वाले हैं चेंजेस होते हैं सारे, काफ़ी बड़ा मसला आता है। तो हम करते ये हैं कि हमारे पास फर्दर कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर को कंट्रोल करने की नीड होती है, किसी कोई नई डिवाइस को ऐड ऑन करने की नीड होती है, तो हम छोटे छोटे टेम्परेचर कंट्रोलर्स लगा लेते हैं, और इससे हम अपने टेम्परेचर की जो है ना वो प्री सेट वैल्यू सेट कर लेते हैं और प्रोसेस वैल्यू को डिस्प्ले कर लेते हैं। और उसमें अगर हमें उसको फीडबैक की ज़रूरत है अपने किसी डिस्प्ले में शो करने की, तो हम अलग से वो RS485 कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स, हम उसमें जो फीचर्स आते हैं हम वो वाले टेम्परेचर कंट्रोलर्स ले लेते हैं, और हम वो फीडबैक जो है पीएलसी को किसी भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देते हैं किसी भी मॉनिटर कंप्यूटर के थ्रू, राइट। तो ह्यूमिडिटी, प्रेशर सेंसर्स, तो उसमें हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोलर्स में टाइप्स आती हैं कि कुछ टेम्परेचर कंट्रोलर्स हैं हमारे पास ऐसे जिसमें हम ना मॉनिटरिंग कर सकते, सॉरी, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पैरामीटर सेट कर सकते हैं दो मुख्तलिफ फ़ीचर्स के। उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आउटपुट्स आते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर्स के, रिले आउटपुट होते हैं, एसएसआर आउटपुट होते हैं, करंट टाइप आउटपुट हो गए, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। रिले आउटपुट क्या होता है, जो कि ऑन ऑफ स्विचिंग आउटपुट होता है, रिले ऑन ऑफ होती है, ठीक है। रिले से आप जो भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे वो ऑन ऑफ होगी टेम्परेचर की वैल्यू की लिमिट के हिसाब से। अच्छा, इस तरह से एसएसआर क्या चीज़ है इसको भी डिस्कस करेंगे फर्दर। ये सॉलिड स्टेट रिलेज होती हैं जो कि हमारी स्टैटिक रिलेज होती हैं, उनके लिए काफ़ी लाइफ ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये आपके ना पीडब्ल्यूएम की तरह ऑपरेशंस को भी कंट्रोल कर सकती है। इस तरह से आपके पास जो है वो फेस कंट्रोल का ऑप्शन होता है, साइकिल कंट्रोल का ऑप्शन होता है। फेस कंट्रोल में आप डिवाइस को लो कर सकते हैं, डिम कर सकते हैं, और फेस कंट्रोल में आप जो है ना वो फेस कंट्रोल को बढ़ा के आप पूरा जो वोल्टेज का आउटपुट है वो डिवाइस को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह साइकिल कंट्रोल में आप क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है ना वो रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किस तरह पॉसिबल है, किसी भी वीडियो में प्रैक्टिकल में हम इसको डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि मैं आपके पास एक डेमो वीडियो बनाऊँ, किट के ज़रिए से आपको एक्सप्लेन करूँ। दूसरा ये कि हमारे पास हम इम्पोर्टेंट जो लिंक्स हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, हम उनकी तरफ जाएंगे, ठीक है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके पूरी ब्राउजिंग करे, 4 से 5 घंटे की इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है ना वो ढूंढे। लोग चाहते हैं कि भाई उनको बैठे बैठाए, या एक जब एक शख्स एफर्ट लगा रहा है, समझा रहा है, तो वो हाथ के हाथ उनको एक प्रॉपर लिंक से जो है ना वो चीज़ों को एक्सप्लेन करे, ताकि उनका टाइम सेव हो। क्योंकि हर दफ़ा अच्छे लिंक्स अवेलेबल नेट पे नहीं होते, अच्छी क्वालिटी के लो टाइम में मैक्सिमम आपको जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब था सारा इंट्रोडक्शन। और ऑटोनिक्स के अंदर नई टेक्नोलॉजीज़ जो ऑटोनिक्स ब्रांड दे रहे हैं, यहाँ शिनाइडर, सीमेंस, इन सबको डिस्कस करेंगे। विजन सेंसर्स हैं, बड़ा अच्छा उनका एप्लीकेशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो बॉटल्स या कोई भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो असेंबली लाइंस हैं, वहाँ पे कोई डिफेक्टेड पार्ट आ गया तो उसको विजन सेंसर डिटेक्ट कर लेगा जो आपने उसकी इमेज सेव करी। बेसिकली ये इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्योंकि आप जो इमेज सेव करेंगे एक अपनी आइडियल जो क्वालिटी पास्ट प्रोडक्ट की, वो उसको चेक करेगा, उससे कंपेयर करेगा, और वो अगर फुलफिल नहीं होगी कंडीशन तो उसको रिजेक्ट कर देगा आगे ऑपरेशंस में, जो है ना वो उसको जाने नहीं देगा, पास होने नहीं देगा। नहीं तो डिफेक्टेड पीस के ऊपर मज़ीद ऑपरेशन होंगे तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और आपकी जो है वो मशीनरीज भी वेस्ट होंगी, मटेरियल भी वेस्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग हमारे पास सेंसर्स हैं।
एरिया सेंसर्स हैं। एरिया सेंसर्स हमारे पास बेसिकली एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी मशीन में हमारे पास जो है ना वो कोई लेबर खड़ी हुई है, मशीन ऑपरेट हो रही है और जाके एकदम हाथ बीच में इंटरप्ट ना करे, तो वो मशीन को स्टॉप कर देगा इमरजेंसी कंडीशन में, अलार्म जनरेट होगा और पता चल जाएगा कि भाई किसी ने कोई गड़बड़ की है मशीन के साथ, या मशीन में कोई हादसा आ गया या कोई चीज़ जो है ना वो प्रोसेस को इंटरप्ट कर रही है, तो जो मेंटेनेंस टीम है, सुपरवाइज़र है, वो उसको जाके रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से एरिया सेंसर की मैंने बात की, लिडार की बात की, मैंने विजन की बात कर ली। डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स आते हैं कि आपकी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में टायर की व्हील का जो अंदर का फ्रेम है, उसकी जो बाउंड्री लेयर है उसमें कहीं अनइवननेस ना हो, उसकी इवननेस को देखने के लिए कहीं डिस्प्लेसमेंट में सेंसर से जो रिफ्लेक्ट बैक आपके पास रेज जा रही हैं, सिग्नल जा रहे हैं, उनमें चेंज आता है तो पता चलता है कि हाँ उस पॉइंट पे ना ज़रा अनइवननेस है, वो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है। क्योंकि जब आपके टायर्स रोड पे आएंगे तो उन पर कितना लोड होता है, हार्श कंडीशन से वो गुजरते हैं मुख्तलिफ इन्वायरमेंट की। दूसरा जो है ना वो उनकी डिज़ाइनिंग में फ़र्क आ जाना, उनके अलाइनमेंट में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स यूज़ करते हैं। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट सेंसर दो पार्ट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए या मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फिर फाइबर ऑप्टिक्स की मैं बात करूँ, हमारे पास स्मॉल साइज़ में सेंसर्स हैं, लार्ज साइज़ में है, मेटल की केसिंग में है, प्लास्टिक की केसिंग में। मुख्तलिफ बॉडी सेंसर्स की बनाई जाती है मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए। कहीं हमारा प्लास्टिक सूटेबल होता है, कहीं हमारा जो मेटल की बॉडी सूटेबल होती है, कहीं हमारी जो है ना वो स्मॉल साइज़ के सेंसर सूटेबल होते हैं। ठीक है, जगह हमारे पास ज़्यादा नहीं होती तो हम स्मॉल साइज सेंसर्स जगह को देखते हुए हम इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो सेंसर्स होते हैं, उनके अंदर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात करूँ मैं, इंडक्टिव कैपेसिटिव। इंडक्टिव सेंसर जो हैं वो सिर्फ मेटल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं, राइट, जो कि उनकी रेंज में टारगेट आ जाए उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से वहाँ पे इंडक्टिव सेंसर में बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड होती है, हॉल इफेक्ट क्रिएट होता है, जो सिनेरी होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस होती है रेंज के अंदर ऑब्जेक्ट के आ जाने से मेटल के, तो वो मेटेलिक सेंसर इंडक्टिव सेंसर उसको डिटेक्ट करके आगे सिग्नल से किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ जिसको भी कराना है सिग्नल प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से आपके पास कैपेसिटिव सेंसर जो है वो मेटेलिक नॉन मेटेलिक दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए होती है। उनकी बॉडी अक्सर आपको जो है प्लास्टिक में मिलेंगी। लिक्विड की प्रेजेंस को, उसके लेवल की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए भी आपके कैपेसिटिव सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो अल्लाह भला करे फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स में जो है ना वो रेट्रो रिफ्लेक्टिव, डिफ्यूज़ और थ्रो बीम। तो अगर आपने जो है किसी ट्रांसपेरेंट बॉटल्स को डिटेक्ट करना है कि वो फिल है या नहीं, तो आप थ्रो बीम लगाएंगे, तो थ्रो बीम जो है ना वो पास नहीं होगी जब आपके लिक्विड जो कलर फिल होगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि वो सिग्नल क्रिएट करेगा सेंसर। ठीक है, डिटेक्ट करेगा कि बॉटल्स फिल्ड, अदरवाइज बॉटल इज़ नॉट फिल्ड, तो वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो थ्रो बीम आर पार हो जाएगी और हमेशा थ्रो बीम सेंसर पे आजमा होंगे। तो मज़ीद फर्दर इसको वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।